हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव का प्रश्न करने जा रहे हैं। जो टेस्ट में हुआ था उसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण कहा गया है। सजीव के मुख्य लक्षण कौन है, ध्यान से देखिएगा। सजीव का मुख्य लक्षण क्या है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण की कोई नहीं। तो सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वसन। सजीव का मुख्य लक्षण जो है वह श्वसन है। लक्षण तो सभी को है, लेकिन मुख्य लक्षण पूछा गया है तो हम लोग क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी, श्वसन मारेंगे। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। हुआ सवाल नंबर कहा गया है, कौन स्वपोषी है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। स्वपोषी किसे कहते हैं? जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसको स्वपोषी कहते हैं, अर्थात वो अपना भोजन का निर्माण खुद करता है। तो कौन हो जाएगा? जीवाणु, कवक, सभी जीव कि सभी हरे पौधे। तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, सभी के सभी हरे पौधे। हरे पौधे को उत्पादक भी कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे, हरे पौधे को उत्पादक भी कहा जाता है। 15, 19 और 21, देखिए कितना बार सवाल पूछा गया है। अगले की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा उपोत्पाद क्या बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ग्लूकोज का तो निर्माण होता है, लेकिन उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर बी कार्बोहाइड्रेट, या फिर सी ऑक्सीजन, या फिर डी क्लोरोफिल। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन। बाबू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला सवाल क्यों चलते हैं। सवाल नंबर 4 में कहा गया है, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, गोबरछत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। मतलब कवक में या बैक्टीरिया में या प्रोटोजोआ में या गोबरछत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? प्राणी संपोषण, या स्वपोषी पोषण, या मृतजीवी पोषण, या कोई नहीं। याद करिए, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ सभी के सभी जो होते हैं ना, गोबरछत्ता सभी के सभी होते हैं ना, मृत पेड़ पौधे, मतलब मरे हुए पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से भोजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए उसमें जो पोषण होगा मृतजीवी पोषण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, मृतजीवी पोषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगली ओर चलते हैं। 5 नंबर सवाल में कहा गया, पौधों में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है। मतलब पौधों में कौन होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है? सूर्य के प्रकाश को क्या कर सकता है? अवशोषित करता है। तो कौन होता है? क्लोरोफिल, या फिर रंध्र, या फिर कोशिकाएं, या फिर कोई नहीं। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का दूसरा नाम होता है पर्णहरित, याद रखिएगा, पर्णहरित। क्लोरोफिल का दूसरा नाम पर्णहरित होता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला सवाल को ध्यान से देखें। सवाल नंबर आपके सामने कहा गया, ध्यान से देखिएगा बाबू। सवाल नंबर कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में गैसों का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान अंग, किस अंग के द्वारा? देखिए अंग पूछा है, तो अगर अंग पूछेगा तो हम लोग मानेंगे पत्तियों में उपस्थित रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा। पत्तियों में उपस्थित रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा। एकदम बाबू काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अंग पूछेगा तो पत्तियों में उपस्थित रंध्र या स्टोमाटा, लेकिन अगर पूछ दिया जाए क्रिया कि किस क्रिया के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा विसरण। क्रिया पूछेगा बाबू तो हम लोग क्या मारेंगे? विसरण मारेंगे। क्रिया पूछेगा तो विसरण जवाब देंगे। अगला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर अगला कहा गया है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत कहलाती है, तो मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत कहलाती है इनामेल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इनामेल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का, जिसका फॉर्मूला होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। CA3PO4 का होल ट्वाइस। यह दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। दांतों को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? इनामेल होता है। यह काफी कठोर होता है बाबू। अगला सवाल 8 नंबर में कहा गया है, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है। देखिए भोजन का पाचन पूछा है, किस अंगक में होता है? तो अंगक कहेगा ना तो हम लोग भोजन रसधानी मारेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भोजन रसधानी में, क्योंकि भोजन रसधानी में एंजाइम पाए जाते हैं। भोजन रसधानी में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। और उसी एंजाइम क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। भोजन पचने के बाद कहाँ जाता है? तो कोशिका द्रव में जाता है। इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल नंबर 9 में कहा गया है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ शुरुआत होती है। अगर मनुष्य में बात करते हैं तो पाचन की क्रिया कहाँ शुरुआत होती है? तो मनुष्य में पाचन की क्रिया जो शुरुआत होती है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुखगुहा में। किसमें? मुखगुहा में। मुखगुहा में सबसे पहले जो पचता है वो क्या पचता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कौन पचता है बाबू? कार्बोहाइड्रेट। रट जाएगा, मुखगुहा में सबसे पहले पाचन की क्रिया शुरुआत होती है और पचता है कौन? तो कार्बोहाइड्रेट पचता है। कार्बोहाइड्रेट पचता है। अगला सवाल, कौन अवशेषी अंग है? मतलब शरीर में कौन सा अंग है जिसका अवशेषी कहते हैं, जिसका शरीर में किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता है? कान है, या अधोगामी कोलन है, या अपेंडिक्स है, या अंगूठा है? तो सबसे जो अवशेषी अंग है, जिसको हम लोग अवशेषी अंग को अलग अलग नाम से जानते हैं, परिशेषिका भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? परिशेषिका। क्या कहते हैं? परिशेषिका कहते हैं। अवशेषी अंग कहा जाता है।
इसको नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। अपेंडिक्स को हम लोग अवशेषियंग भी कहते हैं, परिशेषिका कहते हैं, जो शरीर में किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता है। 11 सवाल नंबर 11 में कहता है अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। बाबू रट जाएगा कि अमीबा का आकार पूछा गया सवाल में कि अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। इनमें भोजन का अंतर्ग्रहण बहिष्करण किसके द्वारा होता है? पहला सवाल आपको याद रखिएगा कि अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अनिश्चित होता है। इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण बहिष्करण किसके द्वारा होता है? आंसर नंबर हो जाएगा ए, कुटपाद के द्वारा। कुटपाद भोजन पकड़ने का काम भी किससे करता है? कुटपाद से ही करता है। अगला सवाल करते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल आपके सामने कहा गया छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वो क्या कहलाता है? छोटी आंत ना, पहले क्या आता है? पहले आता है अमाशय, उसके बाद क्या आता है? छोटी आंत आता है। तो पहले वाला हो जाएगा पहले, याद रखिएगा पहले वाला क्या हो जाएगा? पहले क्या आता है? पहले आता है बुआ अमाशय। पहले क्या आता है? अमाशय आता है। उसके बाद क्या आता है? छोटी आंत आता है। पहले अमाशय, उसके बाद छोटी आंत। तो अमाशय में पहले क आएगा, उसके बाद छोटी आंत में च आएगा, तो कायम कहलाएगा अमाशय में, और चाइल कहलाएगा किसमें? अब वो छोटी आंत में। अमाशय में भोजन क्या कहलाता है? कायम। छोटी आंत में भोजन क्या कहलाता है? चाइल। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाए कि छोटी आंत में भोजन, ध्यान दीजिएगा बाबू, कहा गया है कि छोटी आंत में भोजन पाचन के पूर्ण होने के बाद वो क्या कहलाता है? तो छोटी आंत में कहलाएगा चाइल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल 12 के बाद 13 नंबर सवाल को ध्यान से देखें। कहा गया है मनुष्य के आहारनाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के आहारनाल की जो लंबाई होती है वो होती है 8 से 10 मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू ए, 8 से 10 मीटर होती है। सेंटीमीटर नहीं हुआ, 8 से 10 मीटर होती है, जिसमें से अकेले जो छोटी आंत होता है ना, उस छोटी आंत की लंबाई अकेले होती है कै मीटर? 6 मीटर। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था, रट जाना कि मनुष्य के आहारनाल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। उसमें सबसे छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। 13 के बाद 14 नंबर सवाल में कहा गया, ध्यान दीजिएगा, 14 में कहा गया प्रकाश संश्लेषण तथा स्वपोषण की क्रिया किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण तथा स्वपोषण की क्रिया किसमें संभव होती है? तो आंसर किया सभी हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के सभी हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा स्वपोषण की क्रिया संभव होती है। अगला नंबर सवाल 15 नंबर सवाल में कहा गया, ध्यान दीजिए कि कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है? वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कौन बदल देता है? ध्यान दीजिएगा बुआ, वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कौन बदल देता है? तो याद रखिएगा लाइपेज। कौन बाबू? लाइपेज। लाइपेज जो होता है ना, वो वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल 15 के बाद 16 में कहा गया है कि किसकी उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे का रंग हरा होता है? हर सवाल बुआ आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को कभी भी बढ़ाइएगा नहीं, इसलिए हर सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है और हर सवाल बोर्ड ने पूछा गया, हम उसी को करवा रहे हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे का रंग जो होता है ना, हरा होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हरित सॉरी बुआ, क्लोरोफिल या पर्णहरित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, क्लोरोफिल और पर्णहरित के कारण पेड़ पौधे का रंग हरा होता है। अगर क्लोरोफिल और पर्णहरित नहीं रहेगा तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट को मारेंगे, लेकिन अगर क्लोरोफिल और पर्णहरित रहा तो हम लोग क्लोरोफिल को मारेंगे। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे का रंग कैसा होता है? हरा होता है। 16 हो गया हुआ। 17 सवाल 17 में कहा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है यकृत कहलाती है, जिसको हम लोग लीवर भी कहते हैं। इससे निकलता है एक रस जिसको हम लोग कहते हैं पीत रस। कौन रस? पीत रस कहते हैं। और ये बाबू क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका रंग का बात किया जाए तो हरा पीला याद रखेंगे। कैसा? हरा पीला। तो सही ऑप्शन कहा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर या यकृत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लीवर या यकृत। 17 के बाद 18 की ओर बात करते हैं। 18 में कहा गया मानव आहारनाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? मानव के आहारनाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? मानव के आहारनाल में मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं, जिसमें से पहला भाग होता है मुख, दूसरा भाग होता है ग्रास नली। कौन नली? ग्रास नली होता है। तीसरा बात कर लेते हैं तो तीसरा भाग होता है अमाशय। तीसरा भाग क्या होता है? अमाशय होता है। चौथा होता है छोटी आंत। चौथा होता है छोटी आंत। और 5वां हो जाता है बड़ी आंत। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन बता चुके हैं बाबू कुछ देर पहले कि हम लोग सबसे छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है, लगभग कै मीटर? तो 6 मीटर होती है, याद रखिएगा। तो कहा गया मानव के आहारनाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो याद रखेंगे छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं और इसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? 6 मीटर। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, रट जाएगा वो याद कर दिया। अगला सवाल 18 के बाद 19 की ओर चलते हैं। 19 में कहा गया स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? अगर स्टोमाटा, जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं, तो जिस प्रकार हम अपने घरों को दरवाजे को खोलने और बंद करने में हम लोग नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? एक द्वार कोशिका होती है और जिसको हम लोग गार्ड सेल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, द्वार कोशिका या गार्ड सेल। द्वार कोशिका या गार्ड सेल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
20 में कहा गया है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो देखिए ऑक्सीजन को क्या हो जाएगा 6 को, हाइड्रोजन का 12 को, कार्बन का 6 को। तो पूछा क्या चीज, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 6 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 20 के बाद 21 की बात कर लेते हैं। 21 में कहा गया किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। अगर प्रकाश संश्लेषी अंग कहेगा तो हम लोग पत्ती को मारेंगे, किसको मारेंगे, पत्ती को। अगर प्रकाश संश्लेषी अंगक कहेगा तो हम लोग मारेंगे क्लोरोप्लास्ट को, किसको मारेंगे, क्लोरोप्लास्ट को मारेंगे, क्लोरोप्लास्ट को मारेंगे, ध्यान दीजिएगा बुआ। लेकिन अगर कहा जाए इकाई क्या है, प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है, तो हम लोग मारेंगे क्लोरोफिल को, किसको मारेंगे, क्लोरोफिल को मारेंगे। ऑब्जेक्टिव में याद रखेगा। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, तो अंगक हमारा हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 के बाद 22 में क्या कहा गया, 22 में कहा गया स्वपोषी पोषण तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा। स्वपोषी पोषण तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कितने चीज़ों की, 4 चीज़ों की। एक हो गया क्लोरोफिल, दूसरा हो गया सूर्य का प्रकाश, तीसरा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 23 में कहा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03%, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो है कितना, लगभग 21%। और अगर नाइट्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो कितना है, 78%। ऑक्सीजन की मात्रा 21%, नाइट्रोजन 78%। पूछा गया था कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03%, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। 23 के बाद 24 में सवाल कहा गया है कि पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के दौरान होता है। सवाल पहले हमने कर चुका हुआ कि अगर अंग कहेगा, क्या कहेगा, अंग कहेगा तो पत्तियों में उपस्थित रंध्र या स्टोमाटा मारेंगे। लेकिन अगर प्रक्रिया या क्रिया कहेगा तो हम लोग विसरण मारेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल को चलते हैं 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल में कहा गया कि भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदल देता है। ध्यान दीजिएगा बुआ, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कौन था, क्वेश्चन था हमारा 25 ना। 25 में कहा गया, ध्यान दीजिएगा, 25 में कहा था कि भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित कर देता है। अगर भोजन में प्रोटीन मौजूद है तो प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में कौन बदल देता है। तो ऑप्शन याद रखिएगा, पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को तोड़ता है और पेप्सिन प्रोटीन को तोड़कर किसे बदल देता है, पेप्टोन में, याद रखिएगा बुआ। चलते हैं 25 के बाद 26 सवाल में कहा गया क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। मतलब क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है बुआ, हरा होता है। और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे का रंग कैसे होते थे, हरे हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 26 के बाद 27 में आते हैं। 27 में कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है या रात में होता है या रात दिन दोनों होता है या सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है तो दिन में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं अगर रंग, सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग, तो याद रखिएगा लाल हुआ, लाल की बात करते हैं, या लाल के लिए ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। सवाल आपके सामने है, सभी हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, अपघटक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, आहार श्रृंखला होते हैं। तो सभी के सभी हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं, जिसको हम लोग स्वपोषी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 29 नंबर सवाल में कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर किसे निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ना तो निर्माण होता है ग्लूकोज का, C6H12O6 का, प्लस में निर्माण होता है 6O2 का, और O2 याद रखिएगा O2, और प्लस में निर्माण होता है 6H2O जल। तो जल जब टूटता है ना तो उसके माध्यम से ही ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज़ का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल के माध्यम से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। 30 आते हैं। 30 नंबर सवाल में आपके सामने कहा गया कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना हुआ है। बताइए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया पेड़ पौधे करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को वहाँ से क्या कर देते हैं बाबू, छोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कारण ही और प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर को क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहा गया कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिकीय ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम होता है, याद रखिएगा, हिंदी में उसको कहते हैं सूत्रकणिका। क्या कहते हैं उसको, सूत्रकणिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सूत्रकणिका कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। अगला सवाल हुआ
एक लाइसोसोम याद रखिएगा, लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम भी काफी महत्वपूर्ण है। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहा गया? लाइसोसोम को कहा गया। 31 के बाद 32 में कहा गया, देखिए 32 में सवाल आ ही गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा गया, तो लाइसोसोम को ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। 33 में कहा गया है कि पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है, रट जाएगा बुआ, पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? निश्चित, और इसका शरीर किस प्रचलन अंगक से ढका होता है? तो सीलिया से ढका होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सीलिया से ढका होता है। 34 में कहा गया हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देते हैं? मतलब हरे पौधे जो होते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया करते हैं तो सौर ऊर्जा को वह किस ऊर्जा में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। और सबसे ज्यादा कौन बदलने में सक्षम होता है हुआ? तो गन्ना, सबसे ज्यादा गन्ना सक्षम होता है रासायनिक ऊर्जा में बदलने में। अगला सवाल 35 में कहा गया है कि मनुष्य के अमाशय की दीवार, मनुष्य के अमाशय की जो दीवार होती है, अमाशय की दीवार से किस रस का स्राव होता है? अमाशय की दीवार से कौन रस का स्राव होता है? तो अमाशय की दीवार से अमाशय रस, जिसको हम लोग जठर रस कहते हैं। कौन कहते हैं? जठर रस कहते हैं, वह जठर रस का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल में कहा गया आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है? तो होती नहीं है, देखो बाबू, ग्रास नली में भी, और होती नहीं है बड़ी आंत में। लेकिन दोनों ऑप्शन अगर रहेगा तो हम ऑप्शन नंबर डी को मान्यता ज्यादा देंगे, बड़ी आंत को मान्यता ज्यादा देंगे। और इन दोनों भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है, लेकिन मान्यता हम लोग किसको देंगे? बड़ी आंत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 36 के बाद 37 की बात कर लेते हैं। तो 37 में कहा गया है कौन निष्क्रिय पेप्सिनोजन के सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है? मतलब कौन जो होता है निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, याद रखिएगा HCl। HCl का काम अगर बात किया जाए कि HCl का काम क्या होता है, तो HCl का काम होता है कि भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जो जीवाणु होते हैं ना, उन हानिकारक जीवाणु को क्या कर देना? मार देना। और भोजन को क्या कर देना? अम्लीय बना देना। भोजन को क्या कर देना? अम्लीय बना देना। अगला सवाल चल लेते हैं। 37 के बाद 38 में क्या कहा गया है कि ग्रास नली की दीवार में संकुचन एवं शीतलन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब अगर ग्रास नली में संकुचन और शीतलन होता है, जिसके कारण भोजन नीचे की ओर खसक कर चला जाता है अमाशय में, तो वहां पर एक क्रिया होती है, उसको हम लोग कहते हैं कर्मानुकुंचन। ऑप्शन नंबर सी, कर्मानुकुंचन, रट जाइएगा, कर्मानुकुंचन। क्या कहते हैं? कर्मानुकुंचन कहते हैं। अगला सवाल में कहा गया है अमाशय में जब भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए बाबू, इसको क्वेश्चन को हम लोग पहले बता चुके हैं, एकदम इजी सवाल है, झुंझुना वाला सवाल है, एकदम बहुत इजी सवाल है कि अमाशय में जब भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अमाशय देखो पहले आ गया ना, इसलिए हम लोग क कहेंगे, और छोटी आंत अगर बाद में है ना तो उसको हम लोग च कहेंगे। तो अमाशय में कहा तो हम लोग काइम मारेंगे। क्या मारेंगे? काइम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, काइम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 39 के बाद 40 में कहा गया है कि पीत गाढ़े एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, और पीत रस कहाँ से निर्माण होता है? पीत गाढ़े रंग का हरा और क्षारीय द्रव होता है, कहाँ से निकलता है? तो यकृत से। यकृत जो होता है इसको लीवर भी कहते हैं, लीवर भी कहते हैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका भार लगभग होता है 1.5 kg का, 1.5 kg का होता है, लगभग 1.5 kg का भार होता है। अगला सवाल 41 में कहा गया है अमरवेल या मलेरिया परजीवी क्या है? अमरवेल या मलेरिया परजीवी क्या है? तो याद रखिएगा क्या होगा? मित्रजीवी होगा, परजीवी होगा, स्वपोषी होगा, प्राणी संपोषी होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मित्रजीवी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, मित्रजीवी। 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल में कहा गया प्रकाश संश्लेषण में सभी हरे पौधे मुख्य रूप से किस रंग के किरणों का अवशोषण करते हैं? कितना बेहतर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है ना, उसमें सभी के सभी हरे पौधे मुख्य रूप से किस रंग के किरणों का अवशोषण करते हैं? मुख्य रूप से किस रंग के किरणों का अवशोषण करते हैं? तो मुख्य रूप से कहेगा ना तो हम लोग बाबू याद रखिएगा, देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा तो लाल हुआ, लाल। लेकिन कहा गया है कि मुख्य रूप से किस रंग के किरणों का अवशोषण करते हैं? तो सफेद रहेगा बुआ, तो सफेद मारेगा। ऑप्शन नंबर डी मारेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मारेगा। मुख्य रूप से डी याद रखेगा। लेकिन अगर सफेद नहीं रहेगा तो हम लोग लाल को मारेंगे, सफेद ना रहने पर लाल को मारेंगे, और ऐसे बाबू श्वेत प्रकाश की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 के बाद 43 में आते हैं। 43 में कहा गया, ध्यान दीजिएगा, 43 में कहा गया निफेंथिस या डिस्किडिया घटपर्णी किस प्रकार का पौधा है? तो कीटभक्षी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, कीटभक्षी पौधा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 43 के बाद 44 में आते हैं। 44 में कहा गया, ध्यान दीजिएगा, कि प्रोटीन को अंततः अमीनो अम्ल में रूपांतरण तथा प्रोटीन का पाचन कौन करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का काम और प्रोटीन का पाचन करता है कौन? तो अमीनो अम्ल में जो बदल देता है ना, याद रखिएगा वो, ध्यान से रखिएगा। पेप्सिन का काम है पेप्टोन में बदल देना, ट्रिप्सिन का काम है पेप्टाइड्स में बदल देना,
और लाइपेस का जो काम होता है, लाइपेस बसा को बसा अम्ल एवं किसमें बदल देना, ग्लिसरॉल में बदल देना, बसा को बसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देना। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इरेप्सिन जो होता है ना, इरेप्सिन ही क्या करता है, प्रोटीन को तोड़कर अमीनो अम्ल में बदलने का काम करता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इरेप्सिन सही ऑप्शन हो जाएगा। तो लेकिन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। 44 के बाद 45 नंबर सवाल में कहा गया, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में किस रूप में संचित होता है। व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में किस रूप में संचित होता है। तो ग्लाइकोजन, क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। 46 नंबर सवाल में कहा गया है कि पेड़ पौधे में भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। संचित अगर कहें, अगर मान लो कि निर्माण किस रूप में हुआ, तो अगर निर्माण कहेगा तो निर्माण हम लोग मारेंगे ग्लूकोज को। किसको मारेंगे, ग्लूकोज को मारेंगे अगर निर्माण कहेगा तो। ध्यान दीजिएगा बुआ, ग्लूकोज को मारेंगे जब निर्माण कहेगा तो। लेकिन अगर बात किया जाए जमा, तो जमा कहेगा तो स्टार्च मारेंगे। क्या मारेंगे, स्टार्च मारेंगे। लेकिन अगर टहलने की बात किया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात किया जाए तो सुक्रोज मारेंगे। तो क्या कहा गया है, किस रूप में संचित होता है, तो स्टार्च या मंड के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 46 के बाद 47 में आते हैं। 47 में ध्यान दीजिएगा, 47 में कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। क्लोरोफिल का, प्रकाश का, ग्लूकोज का कि वसा का। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हमारा किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 48 में कहा गया, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ग्रेनम में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रेनम में। किसमें बाबू, ग्रेनम में। 49 में आपके सामने कहा गया, अमीबा एक प्रचलन अंगक है। अमीबा का प्रचलन अंगक कौन है। प्रचलन अंगक का मतलब होता है कि चलने में मदद करे। किस में मदद करे, चलने में मदद करे। प्रचलन का मतलब घूमने टहलने में मदद करे। तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कुटपाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, कुटपाद। अगला सवाल ध्यान से देखिए, कहा गया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम मतलब किस में पाया जाता है। देखो 1 बार 2 3 4 बार सवाल पूछता हुआ, इजी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण होगा हुआ। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में, वर्णी लवक, श्वेत रक्तकण या लाल रक्तकण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल में। किसमें आपको, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर सब्सक्राइब करें बाबू। अगला है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। अगर बच्चों में बात किया जाए तो बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। बच्चों में दांतों की संख्या 20, और अगर वयस्क की बात करें तो वयस्क में दांतों की संख्या 32 होती है। तो क्या पूछा गया था, वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो वयस्क मनुष्य में दांत कहेगा तो हम लोग किसको मारेंगे, 32 को मारेंगे। बच्चों में कहता तो 20 मारते। दूध के दांत की संख्या भी बोलेगा तो 20 मारेंगे। चलते हैं सवाल अगला हुआ 52 में कहा गया, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है, तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से क्या हो जाएगा बाबू, सभी। मंड को घोलने के लिए भी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए भी, और पत्तियों को मुलायम करने के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सवाल को आपको हमने देखने बोला था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो सही। अगला सवाल 53 नंबर सवाल में कहा गया, आहार नाल के किस में पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। आहार नाल के किस में पाचन की क्रिया था, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। मतलब सबसे ज्यादा और सबसे लास्ट में पाचन की क्रिया सबसे समाप्त होती है। तो सब कुछ पच जाता है, तो किस में पच जाता है, छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई की बात किया जाए तो होता है 6 मीटर। क्या मीटर, 6 मीटर। 53 के बाद 54 में कहा गया, 54 में कहा गया, ध्यान दीजिए, कहा गया केंद्रक या न्यूक्लियस का खोज किसने किया। तो केंद्रक और न्यूक्लियस का जो खोज किया था वह रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और कब किया था, तो 1831 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक या न्यूक्लियस का खोज किया था। अगला सवाल, कोशिका का खोज किसने किया था। कोशिका का जो खोज करने वाले थे वो करने वाले थे रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज करने वाले थे कौन, रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। लेकिन जीवित कोशिका का खोज करने वाले थे एंटोनी वान लीवेनहोए, कब, 1674 ईस्वी से। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। मुख गुहा में सबसे पाचन की क्रिया शुरुआत होती है कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला हुआ, आते हैं 56 के बाद 57 आपके सामने कहा गया, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो मंड को, जटिल अणु को शर्करा में तोड़ देता है या भोजन को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। तो लार में पाया जाता है, याद रखिएगा, टाइलिन और इमाइलेज।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, टाइलिन और इमाइलेज यही क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को बाबू तोड़ देता है। अगला सवाल 58 में कहा गया है कि वसा के कणों को तोड़ना या सरलीकरण करना क्या कहलाता है। मतलब वसा को अगर तोड़ रहा है या सरल कणों में तोड़ रहा है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, पायसीकरण कहलाती है, जिसको हम लोग इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन कहते हैं, याद रखिएगा, इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल नंबर है बुआ 59 में कहा गया, ध्यान दीजिए, कहा गया कौन दूध की प्रोटीन को पचा जाता है जो केवल बच्चों में पाया जाता है। मतलब कौन जो है दूध की प्रोटीन को पचाता है जो केवल बच्चों में पाया जाता है। तो बच्चों में पाया जाता है रेनिन, जो दूध की प्रोटीन को पचाता है। रेनिन दूध की प्रोटीन को पचाता है। अगला बुआ 60 नंबर सवाल 60 में कहा गया छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अनेक अंगुली नुमी उभार निकलती है, जिसे क्या कहते हैं। मतलब छोटी आंत के दीवारों में छोटी छोटी अंगुली नुमा रचना निकलती है जो भोजन को क्या करता है, अवशोषण करने का काम करता है। उसको हम लोग पेप्सिन कहते हैं, रसांकुर या लाइपेज या पायसीकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रसांकुर या दीर्घरोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी रसांकुर या दीर्घरोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वीडियो हमारा समाप्त होता है बाबू। अगर बेहतर लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।